अगर हम लोग बात करते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, जैसे कि जनरली आपने देखा होगा एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसमें दो वाइंडिंग यूज होती हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात, यानी कि मैं जो अब तक डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, कि एक तो ये मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। पूरा सीरीज ही टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में बात करी है। नाउ अगर इस पे कुछ बेसिक चीज़ों पे ध्यान दें, तो ये जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं और इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि पावर जो ट्रांसफर होगी वाइंडिंग 1 से वाइंडिंग 2 में, वो केवल इंडक्टिवली होगी और वी कैन से दैट म्यूचुअली इंडक्शन से होगी। ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि लोड और सोर्स ये आपस में एकदम आइसोलेटेड होते हैं। यानी कि अगर लोड में किसी भी तरीके का फॉल्ट या डिस्टर्बेंस आएगा तो सोर्स तक नहीं जाएगा, और सोर्स में किसी भी तरीके का फॉल्ट और डिस्टर्बेंस आएगा तो लोड तक नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी खास बात होती थी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की। एक और बात होती है कि इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 95 से 97% तक मुझे मैक्सिमम मिलती है। ठीक है। कभी-कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है, याद रखना, कि अगर हम बात करते हैं ईएमईसी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि डीसी मोटर्स हो गई, आपकी सिंक्रोनस मोटर्स हो गई और थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो गई, ट्रांसफार्मर हो गया। तो ये पूछा जाता है कि कौन-सी ऐसी डिवाइस है जिसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है? तो उसका आंसर आपको क्या बताना है? ट्रांसफार्मर ऐसी डिवाइस है जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके का रोटेटरी पार्ट नहीं होता है, और जब भी हम जानते हैं कि कोई चीज़ अगर रोटेट हो रही है तो उसमें 10 तरीके के लॉसेस होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर रोटेट नहीं हो रहा है तो बहुत तरीके के लॉसेस से बच जाता है। ठीक। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 95 टू 97% तक मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सकती है। ठीक है। अब लेकिन कभी-कभी क्या होता है, हमारा पर्पस मैक्सिमम एफिशिएंसी ही हासिल करना होता है। सॉरी। ठीक है, तो कभी-कभी हमारा पर्पस क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो वोल्टेज V1 से V2 जाए, या कह सकते हैं जो पावर ट्रांसफॉर्म हो रही है V1 से, मतलब प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड तक, वो मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी में मिले। ठीक है? ये हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैं 2-3 पार्ट्स में इसको पढ़ाऊँगा, ऑटो ट्रांसफार्मर को, जिसमें हम लोग अलग-अलग पार्ट पे अलग-अलग चीज़ों पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें लो एफिशिएंसी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मिल क्यों रही है। ठीक है? तो लो एफिशिएंसी पे यहाँ पे मेरा मतलब है 95 टू 97% की मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं, लो एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि मैं 50-60, यानी कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो भी 95 टू 97 ही रह जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों? तो इसका आंसर मैंने पीछे आपको दे दिया था कि इसका आंसर ये है कि क्योंकि पावर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में इंडक्टिवली ट्रांसफर हो रही है। ठीक है? नाउ इंडक्टिवली ट्रांसफर होने का क्या मतलब होता है? म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू बिटवीन टू वाइंडिंग्स। ठीक, इस वजह से मुझे लो एफिशिएंसी मिल रही है। मतलब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी भी केवल 95 टू 97 है, उसके ऊपर नहीं जा रही है। ठीक है? आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ अगर मुझे ज़्यादा ट्रांसफ़र करनी पावर हाई एफिशिएंसी यानी कि 99 तक, तो उसके लिए यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप आती है कि मुझे एक और मेथड खोजना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफ़र करने का बिटवीन प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड, तब ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि टू वाइंडिंग में तो केवल म्यूचुअल इंडक्शन ही एक लौता तरीका है। तो यहाँ से जन्म होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का। अब ऑटो ट्रांसफार्मर की खास बात क्या होती है, इनकी जो पावर ट्रांसफ़र करने के जो तरीका होता है, ये 2 तरीके का इस्तेमाल करता है। कौन-कौन से? एक है इंडक्टिवली, दूसरा है कंडक्टिवली। ठीक है? यानी कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड की पावर को सेकेंडरी साइड पे भेजते हैं, वो 2 तरीके से भेजते हैं, इंडक्टिवली और कंडक्टिवली। इसीलिए क्या होता है, ये जो है लगभग 99% तक की हमें एफिशिएंसी दे पाते हैं। ठीक है? बात समझ में आ रही? तो मैं जो पीछे क्वेश्चन पूछा था उसको मॉडिफाई करता हूँ, यानी कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि इन ऑप्शंस में से कौन-सी मशीन सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देती है, और वहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन, तो आपका आंसर होगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, सिंपल सा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा-सा और मॉडिफाई कर दिया जाए, अब तुमसे पूछ लिया जाता है कि इन मशीन में से कौन-सी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी? ऑप्शन सुनो, सबसे पहले ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मशीन और डीसी मशीन, तो तुम्हारा आंसर जो होगा वो ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, ना कि ट्रांसफार्मर। ठीक है? तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ दोनों को, तो दोनों के मुकाबले यानी टू वाइंडिंग के मुकाबले जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, उनकी एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी उनकी 99% तक चली जाती है। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है कि इसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा पावर मेथड यूज़ कर रहे हैं पावर ट्रांसफ़र करने का। जबकि टू वाइंडिंग में केवल हम लोग इंडक्टिवली पावर भेज रहे थे, और ट्रांसफार्मर में इंडक्टिवली और कंडक्टिवली दोनों तरीके से पावर को भेज रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से ये दिखता है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कुछ इस तरीके की वाइंडिंग होती है, एक सिंगल कोर पकड़ के वाइंडिंग होती है, इस तरीके से। नाउ खास बात क्या होती है, सिंगल कोर यूज़ होती है, यानी कि आपको याद होगा टू वाइंडिंग में हमने एक रेक्टेंगुलर यानी कि पूरा एक रेक्टेंगुलर कोर का इस्तेमाल करा था, जबकि हमने इसके अंदर क्या हो रहा है, एक सिंगल कोर का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाइंडिंग भी सिंगल वाइंडिंग का इस्तेमाल होता है। नाउ ऐसी सिंगल वाइंडिंग को मैं अगर इस तरीके से
प्रॉपर टर्न्स करूँ और इस तरीके से 2 साइड के निकाल दूँ, तो एक साइड हमारी प्राइमरी साइड बन जाती है और दूसरी साइड जो होती है सेकेंडरी साइड बन जाती है। यानी कि सिंगल वाइंडिंग को ही अगर मैं एक प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो वो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड की तरह वर्क करेगी सिंगल कोर पे, ठीक है। नाउ प्राइमरी साइड में फ्लो होने वाला करंट I1 होगा, वोल्टेज V1 होगा, सेकेंडरी साइड का फ्लो होने वाला करंट I2 और V2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ यहाँ पे बिल्कुल जैसे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में होता था, सिमिलरली ऑटो ट्रांसफार्मर में भी सेम रेशियो फॉलो होता है, यानी कि N2/N1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू I1/I2, और ये जो पूरी वैल्यू होती है इक्वल टू K के बराबर होती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्लियर हो गया यहाँ पे कि बिल्कुल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह ही होता है। अंतर क्या होता है, इसके अंदर सिंगल कोर और सिंगल वाइंडिंग का इस्तेमाल होता है। उसी वाइंडिंग को हम प्राइमरी सेकेंडरी साइड में यूज कर लेते हैं, सिंगल वाइंडिंग को। नाउ अगर मैं बात करता हूँ वर्किंग प्रिंसिपल का, तो अगेन इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी सिमिलर होता है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह। क्या मतलब हुआ कि अगर हम नो लोड की बात करते हैं, तो जब कोई लोड नहीं लगा होगा तो केवल नो लोड करंट फ्लो करेगी, जो कि लॉसेस को जो ऑलरेडी बहुत ही मिनिमम होते हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं हमने फुल लोड कर दिया, फुल लोड लगाने पे जो करंट फ्लो करेगी प्राइमरी साइड से, जो करंट की डिमांड होगी वो I0 प्लस I1 डैश होगी। जहाँ पे अगर मैं इन लॉसेस को निगलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या करा है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की, तो लॉसेस को हम लोग बहुत मिनिमम ले लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप लॉसेस को निगलेक्ट कर देते हो तो I0 की जो वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर में होती ही है। क्योंकि रीजन क्या होता है, सिंगल कोर है। अब सिंगल कोर है, पहले बड़ी कोर होती थी, अब छोटी सी कोर है, तो उसमें हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए I0 इक्वल टू जीरो हो जाता है लगभग। तो यहाँ पे I1 डैश जो होता है, वो करंट जो डिमांड किया जाएगा फुल लोड पे, वो I1 इक्वल टू I1 डैश होगा। और ये ऑलरेडी आप जानते हो, इसकी जो वैल्यू होती है वो KI2 होती है। ये कहाँ से आई है, ये ऑलरेडी अभी मैंने पीछे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बताया था वहाँ पे। तो I1 डैश अपॉन I2 इक्वल टू K होता है, तो I1 डैश की वैल्यू KI2 वहाँ से निकल के आ जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हमने डिस्कस करा था, कुछ भी इसमें नया नहीं है, ठीक है। तो सेम इक्वेशन फॉलो होगी, सेम रेशियो फॉलो होंगे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के, ठीक। नाउ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की, तो सेम देखो I2 अपोज करेगा I1 को। आपको याद होगा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी साइड की करंट होती है, उसके बनने वाला फ्लक्स प्राइमरी साइड के फ्लक्स को अपोज करता है। तो उसी तरीके से I2 और I1 भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और यहाँ पे सिमिलर टू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह, जैसे कि वहां पे था। आई होप समझ में आ गया होगा। ना अगर बात कर लेते हैं I1 और I2 की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे काफी बार कंफ्यूजन रहता है। बुक्स में भी इसका आंसर सिंपली क्लियरली नहीं दिया होता है, और हम लोग आंसर इसका गलत कर देते हैं। जरा उसको देखते हैं। तो 2 तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर बना सकते हो। एक है ये, यानी कि स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसमें प्राइमरी साइड छोटी है और सेकेंडरी साइड पे ज्यादा आपको वोल्टेज मिलेगा, टर्न्स क्योंकि ज्यादा है सेकेंडरी साइड के। दूसरा तरीका ये होता है ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने का, ये क्या होता है, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों है, क्योंकि देखो प्राइमरी के टर्न्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी टर्न्स। अब प्राइमरी के टर्न्स ज्यादा है तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो यानी कि V1 सेकेंडरी केस की बात करता हूं, तो V1 की वोल्टेज V1 ज्यादा है V2 से, इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी की पहली साइड में बात कर लेता हूं फर्स्ट केस की, तो वहां पे क्योंकि प्राइमरी के टर्न्स कम है तो V1 कम होगा, सेकेंडरी टर्न्स ज्यादा है तो V2 ज्यादा होगा। ना अब बात कर लेते हैं करंट की। तो मान के चलते हैं प्राइमरी में I1 करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी साइड में, और सेकेंडरी साइड में I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से डायरेक्शन अपना कंप्लीट करेगा प्राइमरी साइड में, और सेकेंडरी साइड का करंट कुछ इस तरीके से डायरेक्शन अपना कंप्लीट करेगा। ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो कॉमन साइड है इसके अंदर क्या होगा, यानी कि जो कॉमन पोर्शन है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का, यानी कि वो टर्न्स जो दोनों में आ रहे हैं, उन टर्न्स में करंट का डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो V2 जो होगा, यानी कि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज वो ज्यादा होगा V1 से, ऑब्वियस सी चीज है ना। यहाँ पे V2 कहाँ है, तो देखो यहाँ देख सकते हो, ये वाली जो साइड है, ये पर्टिकुलर दिस वन, ये तुम्हारी V2 की तरह वर्क करेगा ये वाला वोल्टेज, और ये आपका V1 की तरह वर्क करेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो ये V1 की तरह वर्क करेगा और ये V2 की तरह वर्क करेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या है, V1 है V2 है, तो देखो क्योंकि हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो V2 ज्यादा होगा V1 से, और अगर वोल्टेज ज्यादा है तो एपरेंट पावर कांस्टेंट रहने के लिए क्या होगा, I2 कम होगा I1 से, बिल्कुल जैसा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है। तो यानी क्या होगा, सेकेंडरी साइड का जो करंट होगा वो कम होगा प्राइमरी साइड करंट से। तो यानी कि कॉमन एरिया के अंदर I1 डोमिनेट करेगा I2 से, सीधी सी बात है, क्योंकि I1 ज्यादा है I2 से, तो डोमिनेट कौन करेगा, I1 डोमिनेट करेगा। तो अगर I1 डोमिनेट करेगा तो डायरेक्शन भी I1 की ही डोमिनेट होगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको सिंपल सी बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि
जो भी आप ले रहे हो, यानी कि किसी भी तरीके की अगर आप देख रहे हो, ठीक है? और वहाँ पे मैं इसको एरो को बिगाड़ देता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो आप जैसे कि आप देख रहे हो कि भाई जैसा ही आप वो स्टेप अप अगर ट्रांसफार्मर ले रहे हो, तो जो प्राइमरी साइड मतलब जो कॉमन एरिया है, वहाँ पे जो करंट ज़्यादा होगा, यानी कि अगर स्टेप अप है तो I1 ज़्यादा होगा I2 से, ठीक? और I1 अगर I2 से ज़्यादा हुआ तो डायरेक्शन भी I1 की डोमिनेट करेगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ चलते हैं दूसरे केस की तरफ, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं I1 I2 करंट फ्लो कर रहा है। अब क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन का क्या मतलब हुआ कि सेकेंडरी वोल्टेज कम होगा, तो वोल्टेज अगर कम है, एपरेंट पावर हमें उतनी भेजनी है तो करंट बढ़ जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपको वैसे ही पता होगा कि वोल्टेज कम हो जाता है और करंट बढ़ जाती है, ठीक है? तो अब क्या होगा, सेकेंडरी साइड में करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो कॉमन एरिया में कौन डोमिनेट करेगा? ठीक है, मान लेते हैं प्राइमरी करंट की डायरेक्शन ये है, सेकेंडरी करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। तो जो कॉमन एरिया है, जब I2 ज़्यादा है I1 से, तो डोमिनेट भी I2 करेगा। और अगर I2 डोमिनेट करेगा तो I2 की ही डायरेक्शन मेंशन की जाएगी, यानी कि इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे गेट में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पे डायरेक्शन का आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आ सकते हैं। अगर आप बीटेक का एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अगर आप कोई एसएससी, जेईई, यूपीपीसीएल दे रहे हो तो वहाँ पे डायरेक्शन पे क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन अगर आप गेट का दे रहे हो वहाँ पे भी इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि गेट के एग्जाम तक में ही इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, कॉमन एरिया में आपको रूल ऑफ थंब क्या याद रखना है कि जो भी कॉमन एरिया होगा वहाँ पे आपको केवल इतनी सी बात देखनी है कि कौन सी करंट डोमिनेट कर रही है, और हमेशा जो डाउन वोल्टेज साइड होगी उसकी करंट डोमिनेट करेगी, तो आपको उसी की डायरेक्शन यहाँ पे मार्क कर देनी है, ठीक? तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर का मैंने बेसिक कवर किया है, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ी ये बताया, कैसे ऑटो ट्रांसफार्मर 99% तक एफिशिएंसी दे पाता है ये बताया। फिर हमने ये सीखा कि वर्किंग प्रिंसिपल सिमिलर था टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, टर्न रेशियो सब कुछ वो हमने डिस्कस करा। लास्ट में मैंने आपको ये बताया कि जो बेसिकली करंट है कॉमन पोर्शन में, वो करंट की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, ये चीज़ एक सिंपल तरीके से बताई। और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कितनी पावर, मैंने भी बताया ऑटो ट्रांसफार्मर की खास बात क्या होती है कि वो 99% तक एफिशिएंसी दे पाता है। रीज़न, इंडक्टिवली भी पावर ट्रांसफर करता है और कंडक्टिवली। नाउ एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर ट्रांसफार्मर इंडक्टिव और कंडक्टिव दोनों तरीके से पावर ट्रांसफर करता है, तो कितना पोर्शन इंडक्टिव कर रहा है और कितना पोर्शन आपका कंडक्टिव पावर ट्रांसफर कर रहा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेक्चर पसंद आया, कोई चीज़ नई सीखने को मिली तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।